है, क्योंकि जब इतनी बार रिवाइज कर लोगे तो चीजें पता हो जाएगी कि आपने नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा था, है ना। तो टिप्स पे चीजें हो जाएंगी, आपको पता चल जाएगा कि भाई मैंने वर्कबुक में यहाँ पे मारवा सर ने मुझे इस पॉइंट पे ये प्रेशर लिखाया है, यहाँ पे ये जो अपर मोटर लीजन है, लोअर मोटर लीजन है, यहाँ पे ये डिस्कस किया गया था, तो दिमाग में बैठ चुका है। तो जिन लोगों ने रिविजन कर लिया है एक या दो बार, जिनको अच्छे से स्ट्रांग बिलीव है वर्कबुक को लेके, एमसीक्यू को लेके तो कभी भी स्ट्रांग बिलीव आएगा ही नहीं, वो तो जब तक हम करते रहेंगे तब तक नहीं आएगा। बट वर्कबुक को लेके जो कंटेंट वर्कबुक में है, यू हैव फुल कॉन्फिडेंस कि मेरी वर्कबुक में जो जो चीजें हैं वो मुझे अच्छे से याद है। तब उन लोगों के लिए जो एक से दो रिवीजन कर चुके हैं, नाउ यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग साउंडर्स या मॉसबी, जो भी बुक आपके पास है उसके मेडिसिन के क्वेश्चन करना शुरू कर दो, है ना। दिन का टारगेट रखो कि आपको एमसीक्यू ज्यादा करने हैं। अपने पूरे दिन में अगर आप 8 आवर्स की भी स्टडी कर रहे हो, 6 आवर्स की भी स्टडीज कर रहे हो, जितनी भी टाइम आप दे रहे हो उसमें कम से कम 4 घंटा फिक्स आपको एमसीक्यू अब एनक्लिक्स बेस्ड वाले रखने हैं। एंड सबसे बेस्ट, आपके पास जो भी बुक हो, साउंडर्स हो, मॉस्बी हो, लिपिन कॉट हो, कोई भी एनक्लेक्स की बुक ले लो, उसमें से सिर्फ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग वाला सब्जेक्ट आप पहले उठाओगे। ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जो बच्चे रिवीजन कर चुके हैं, जिनका कोई बैकलॉग नहीं है, सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं, मेजर माइनर एक दो बार वर्कबुक को पढ़ चुके हैं, मास्टर स्ट्रोक वॉल्यूम 3 एक दो बार बिल्कुल रट चुके हैं। तो रटने वाली बुक है ना। तो वो लोग अब साउंडर्स पे बढ़ जाओ, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना शुरू कर दो टिल योर नॉर्सेट प्रीलिम स्टेज 1 तक, राइट। जिन लोगों का रिवीजन अभी नहीं हुआ है, अभी वो बैकलॉग कवर कर रहे हैं, जैसे मेडिसिन में कुछ टॉपिक हैं जो रह गए हैं, C+ से देखने हैं, या ऑप्शन गाइनी के कुछ टॉपिक जो वर्कबुक में नहीं है C+ में प्रेजेंट है वो देखने हैं, या पीडियाट्रिक के कुछ टॉपिक रह गए हैं, तो अभी टाइम है। अभी आप धीरे धीरे छोटे छोटे टारगेट बनाओ, पीडियाट्रिक, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी, ऑप्शन गाइनी, मेडिसिन, इन टॉपिक को कंप्लीट कर लो, अभी भी टाइम है, ठीक है। ये मेजर सब्जेक्ट के वो छोटे छोटे टॉपिक कंप्लीट करो, लेकिन जब पढ़ो तो इस तरीके से पढ़ो कि आपको समझ में आए। और लिखो, पढ़ने के बाद पढ़ते पढ़ते नोट्स मत बनाओ, पढ़ लिया उसके बाद अपने शॉर्ट नोट खुद दूसरी बुक में बना लो, ताकि ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहेगा, नहीं तो कल फिर दोबारा भूल जाओगे। और बार बार रिवाइज करते रहो, जो भी नया पढ़ो, जो भी नया पढ़ोगे उसको बार बार रिवाइज करना, नहीं तो रिवीजन नहीं करोगे फिर वही सेम सिचुएशन पहुंच जाओगे, कुछ नहीं आता, बिल्कुल ब्लैंक है। सो रिवीजन पे ज्यादा फोकस करो और प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करो। नया कंटेंट कम से कम रखो, जितना कंटेंट, जितना नया कंटेंट कम पढ़ोगे उतना अभी इस स्टेज पे सबसे ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। फायदा नहीं है नया कंटेंट पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, लेकिन याद भी तो रहना चाहिए ना, भूल जाएंगे। ब्रेन की भी तो कैपेसिटी है, और इतनी टेंशन इतना स्ट्रेस है कि थोड़े टाइम बाद एग्जाम है, सब लोग यहाँ पे 500 एमसीक्यू कर रहे हैं, मैं 100 एमसीक्यू भी नहीं कर पा रही या कर पा रहा। तो ऑलरेडी आप बहुत एंजाइटी में हो, और जो जेन्युइन है, जिसे कोई भी जो है आपके बेसिस पे उसे हटा नहीं सकता, वो होगी होगी, पेपर आने वाला है, इसीलिए घबराहट हो रही है। तो जस्ट फोकस ऑन लिमिटेड कंटेंट। सबसे आपका सुप्रीम कंटेंट है आपकी वर्कबुक। आपकी वर्कबुक आपको बिल्कुल रट जानी चाहिए, मास्टर स्ट्रोक वॉल्यूम 3 रट जानी चाहिए पेपर से पहले। ये दो चीजें रटनी है, बिल्कुल रटनी है। आपको पता होना चाहिए कि नर्सिंग फाउंडेशन में क्या क्या चीजें कहाँ लिखी थी, ऑप्शन गाइनी में क्या क्या चीजें कहाँ लिखी थी, मेडिसिन में क्या क्या चीजें कहाँ लिखी थी, मेंटल हेल्थ में क्या क्या चीजें कहाँ लिखी थी, न्यूट्रिशन में, बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन में बहुत ज्यादा चांसेस है कि न्यूट्रिशन के क्वेश्चन काफी पूछे जाएंगे इस बार। हमेशा मेडिकल के जो एग्जाम है और नर्सिंग के जो एग्जाम है, थोड़े बहुत एक दूसरे से मिलते जुलते चलते हैं, है ना। तो अभी दो दो एग्जाम हुए हैं, एफएमजी का एग्जाम हुआ है, तो थोड़े बहुत उनके कंसेप्ट सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, बट उनका थोड़ा सिमिलर पैटर्न रहता है। तो आपने ध्यान रखना है, मेजर सब्जेक्ट पे ही फोकस करो, माइनर में आपने फोकस न्यूट्रिशन को देना है। बायोकेमिस्ट्री नहीं भी पढ़नी चलेगा, आप बस वॉल्यूम 3 से पढ़ लो, लेकिन न्यूट्रिशन के ज्यादा से ज्यादा आप अपने जो आपका रटने वाली चीज है ना, किसमें क्या डाइट देंगे, ये वाली चीजें ज्यादा याद रखो, किसमें कितना ग्राम किलो कैलोरी देंगे, ये पर्टिकुलर रट जानी है आपने चीजें। थेराप्यूटिक डाइट वाला जो आपका चार्ट था, ठीक है। तो अभी सिर्फ टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, कम पढ़ना है, लेकिन
सटीक पढ़ना है। वर्कबुक वॉल्यूम 3 एमसीक्यू। एमसीक्यू टारगेट हाई अगर अभी शुरू करेंगे इस पर्पज से कि खत्म हो जाए, नहीं खत्म होगी। तो दिस इज नॉट द राइट टाइम टू स्टार्ट टारगेट हाई। टारगेट हाई शुरू करने का अब टाइम नहीं है। आप साउंडर्स या एनक्लेक्स से प्रैक्टिस कर सकते हो अभी, क्योंकि साउंडर्स, एनक्लेक्स या लिपिन कॉर्ट में आपको 500 या मैक्सिमम 1000 एमसीक्यूज मेडिकल सर्जिकल के होंगे, वो आप इजीली कर सकते हो बिफोर नॉट सेट। अब टारगेट हाई में 30,000 एमसीक्यूज है, जिसमें अनाटमी, मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग इंटीग्रेटेड है, वो आप नहीं कर पाओगे। तो आप शुरू भी मत करो अगर आपने अभी तक शुरू नहीं की है टारगेट हाई। अब बेटर है साउंडर से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो, अपनी ये वर्कबुक कंप्लीट कर लो, मास्टर स्ट्रोक वॉल्यूम 3 कर लो, और जो आपकी मास्टर स्ट्रोक वॉल्यूम 2 है उसमें भी छोटे छोटे एमसीक्यू है वो कर लो। साथ में जो स्ट्राइक टेस्ट है, ग्रैंड टेस्ट पे फोकस करो। इनके जितने भी इनके ग्रैंड टेस्ट है उनको ज्यादा अटेम्प्ट करो, दोबारा अटेम्प्ट करो अगर गलती हो रही है। हर एक क्वेश्चन को बुकमार्क करो, बुकमार्क का मेरे ख्याल से ऑप्शन होता होगा। जो भी क्वेश्चन गलत हुआ, अगर आपने 100 क्वेश्चन करे हैं प्रीलिम्स का ग्रैंड टेस्ट में, 100 में से आपके 25 क्वेश्चन स्किप कर दिए, 25 के बाद आपने 10 15 20 क्वेश्चन इनकरेक्ट किए, वो इनकरेक्ट क्वेश्चन को देखो कि क्यों गलत किए मैंने, और जो स्किप करे वो क्यों स्किप करे, ताकि आगे अगर सेम क्वेश्चन, बहुत कम चांसेस है कि एग्जैक्ट सेम उठ के आपके पेपर में आ जाए, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन जो इस आप अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हो उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाए, या उसमें से कोई एक दो ऑप्शन आ जाए, तो आपका ना माइंड रहेगा कि मैंने जब ये क्वेश्चन पढ़ा था तो ऐसा ऑप्शन देखा मैंने, और वहां ये ऑप्शन सही नहीं माना था। क्यों नहीं माना था उसका रीजन आपको पता है, तो वो कोरिलेट करके आप करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हो। हमारा मेन गोल क्या है? करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करना, राइट? तो इसीलिए मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम जितना हो सके उतना अपने आप को अपनी आंखों के सामने एमसीक्यू देखते रहो, और ग्रैंड टेस्ट अटेम्प्ट करो। ग्रैंड टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए दिस इज द राइट टाइम, जब आप जो है अपने एक स्ट्रैटेजी वे में अटेम्प्ट करो। पूरे 100 में से 100 ग्रैंड टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करने हैं। जब भी ग्रैंड टेस्ट अटेम्प्ट करो ये फील, पहले तो सीबीटी में करो, यू हैव दिस प्रिविलेज कि आपके पास लैब है। दूसरा, अगर आप सीबीटी में कर रहे हो तो माइंड सेट ऐसा रखो कि ये मेरा प्रीलिम्स या मेंस का टेस्ट है, पेपर है फाइनल। अब इस फाइनल पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उसी तरीके से अटेम्प्ट करो। 100 में से 100 करोगे, नेगेटिव मार्किंग आएगा, आप क्लियर ही नहीं कर पाओगे प्रीलिम्स। हमें स्टेज 1 में क्या करना है? हमें तो क्लियर करना है। अब 100 में से 100 में आंख बंद करके एबीसीडी करूंगी तो क्लियर नहीं हो पाएगा ना। हमारा यही तो गोल है ना, हम प्रीलिम्स अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के आंसर करेंगे, रैंडमली तो आंसर नहीं करेंगे। सेम प्रैक्टिस अभी से करो, ताकि जब प्रीलिम्स में बैठो तो आप इतने ज्यादा ट्रेंड हो जाओ कि आपको पता हो कि मुझे इस सेक्शन में, मैंने पहले सेक्शन ए आया, उसमें 20 क्वेश्चन देख लिए, 20 क्वेश्चन इमीडिएटली, जो आंसर आपको इमीडिएटली आता था आंसर किया, आगे बढ़ गए, जो नहीं आता था आगे बढ़ गए। अब जब आपने, आपके पास टाइम होगा, आप ना मुश्किल से मुश्किल 8 मिनट के अंदर वो 20 क्वेश्चन देख सकते हो। सारे क्वेश्चन देख लोगे, पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा किस क्वेश्चन में क्या पूछा है। अभी भी आपके पास 10 मिनट बचे, हर एक सेक्शन में 18 मिनट है। वो 10 मिनट में अब आपको वापस से जाना है क्वेश्चन 1 पे, और फिर टाइम देना है कि किस क्वेश्चन में आपको टाइम देना चाहिए। कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किया है, ये मैं, अगर मैं इसमें अपना 1 या 2 मिनट दूंगा या मैक्सिमम 3 मिनट दूंगा तो मैं करेक्ट आंसर तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन ज्यादा टाइम नहीं देना। पता चला एक ही क्वेश्चन में 5 6 मिनट दे दिए, और 18 मिनट बाद अब अभी भी जो है 10 क्वेश्चन पे हो, आपके 10 क्वेश्चन के बंद हो गए क्योंकि लॉक हो जाएगा सेक्शन। एक बार 18 मिनट ओवर, दैट मीन्स आपका सेट 1 लॉक्ड। अब सेट 1 में दोबारा नहीं जा सकते। तो उसी माइंड सेट के साथ ग्रैंड टेस्ट दो कि आप प्रीलिम्स दे रहे हो। पहला गोल, पूरे 100 क्वेश्चन नहीं करने हैं। अगर पेपर मेरे लिए टफ है तो पेपर सबके लिए टफ है ना? तो अगर मेरे लिए टफ है, सबके लिए टफ है, तो कट ऑफ क्या होगी? कट ऑफ भी ऐसी बनेगी, राइट? अगर मुझे टफ लग रहा है तो बाकी को भी टफ लगेगा, बाकी भी स्किप करेंगे क्वेश्चन। बट यहाँ पे जब अपना रिजल्ट देखते हो ना, ग्रैंड टेस्ट का आपके पास रिजल्ट आता होगा, अपने साथ साथ बाकियों का भी देखा करो, स्पेशली जो आपकी एकेडमी के, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी एकेडमी का पूरा स्कोर देखा करो कि किस बच्चे ने टॉप किया, मेरी रैंक बाकी सब में कहाँ पे आई, जिस बच्चे ने टॉप किया उसने कितने, उससे स्कोर पूछ लो उसका।
उसने कितने सही किए, कितने गलत किए, कितने इनकरेक्ट छोड़े, मतलब कितने स्किप किए। इससे क्या होगा, मुझे आइडिया मिलेगा, है ना। आगे जब मैं दोबारा ग्रैंड टेस्ट दूंगी, तो ग्रैंड टेस्ट देने में मेरा एक माइंडसेट बन गया है कि मुझे कम से कम 100 में से सेफ जोन में रहना है। तो 70 या 75 के अंदर तो क्वेश्चन सही करने होंगे। मतलब अटेम्प्ट मुझे करने हैं 80, लगभग 80 करने हैं, जिसमें से अगर 80 भी नहीं तो 85 मैंने अटेम्प्ट किए। अगर मैं मेल हूँ, फीमेल के लिए तो थोड़ा और वो हो जाएगा क्योंकि 80-20 है। तो आप 85 अटेम्प्ट कर रहे हो। अगर आप 10 क्वेश्चन भी इनकरेक्ट या तुक्का मारते हो, 10 क्वेश्चन में, 15 क्वेश्चन में अगर आप तुक्का मारते हो तो 5 नेगेटिव मार्किंग जाएगी, 5 नंबर चले जाएंगे आपके। तो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली पेपर को अटेम्प्ट करो। पढ़ते रहो लेकिन स्मार्ट तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना भी सीखो। तो नेक्स्ट टाइम जब ग्रैंड टेस्ट दोगे, आपने पूरे 100 क्वेश्चन नहीं करने, आते हैं तो करो। तब तो कोई मतलब ये आने चाहिए, पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि पूरे 100 आउट ऑफ 100 मुझे आते हैं। देन यू आर अटेम्प्टिंग 100 क्वेश्चन। अगर नहीं आते तो गोल नंबर 1, मुझे उतने करने हैं कि मैं क्लियर कर जाऊं प्रीलिम्स, यही मेरा पहला गोल है। अब जब आपने आपका रिजल्ट आया, तो आपने देखा कि आपके पूरे बैच में ग्रैंड टेस्ट 1 में टॉप किसने किया, उसका स्कोर देखो, उसने कितना नेगेटिव किया, स्किप किया। फिर अगली बार आपका टारगेट रखना है कि जब मैं अगला ग्रैंड टेस्ट दूंगा तो मुझे इस टारगेट को मीट करना है ताकि मैं क्लियर कर जाऊं। ठीक है। तो ग्रैंड टेस्ट रैंडमली आंख बंद करके, ग्रैंड टेस्ट प्रैक्टिस के लिए तो है, लेकिन प्रैक्टिस से ज्यादा आपको ट्रेन करने के लिए कि प्रीलिम्स में जब बैठोगे तो कितने क्वेश्चन करने हैं। घबराहट में ऐसा ना हो कि 20 क्वेश्चन करके आ जाओ और उस 20 में से आते सिर्फ 10 थे और 10 में तुक्का भेड़ दिया, नहीं। आपने सेट और सेक्शन 1, हर सेक्शन में डिफिकल्टी लेवल होगा। ऐसा भी होगा कोई एक पूरा सेक्शन होगा जो पूरा डिफिकल्ट है, इतने भयानक क्वेश्चन होंगे जहां पे आपको लगेगा ये 20 में से तो मुझे 5 ही क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन पूरे डिफिकल्ट है। यू विल बी इन स्ट्रेस। तो कोशिश करना अपनी हर एक सेक्शन में बैलेंस बनाते हुए चलो। 3 या 4, 3 से 5 क्वेश्चन, 3 से 5 क्वेश्चन वो होंगे जहां पे आपको सोचना होगा किसे आपको स्किप करना है, किस में आपको रिस्क लेना है। रिस्क जिसमें लो, बहुत ही कैलकुलेटिव लेना, और एलिमिनेशन मेथड करते हुए सही आंसर तक पहुंचना। ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी प्रैक्टिस करो। दे दिया है ग्रैंड टेस्ट, दोबारा दो, दोबारा अटेम्प्ट करो, स्क्रीन पे बैठ के दो, ताकि वो आपको वो जो एक हैबिट होती है ना वो बिल्ड हो। जब आप मेंस, अपना प्रीलिम्स और मेंस का एग्जामिनेशन करोगे, तब आपको थोड़ा वो एक कंट्रोल आएगा ना। बच्चे बोलते हैं कि मैम टाइम था, बहुत बच गया टाइम, और मेरा जो है पेपर पूरा एक सेक्शन 15 मिनट में खत्म हो गया, अब 5 मिनट बचे थे, 5 मिनट में मैंने 6 क्वेश्चन को छोड़ा है, आंसर नहीं किया एक सेट में। मेरा मन किया मैं दोबारा उस 6 क्वेश्चन पे गई और मैंने उन 6 क्वेश्चन में से 3 का आंसर कर दिया, और तभी टाइम खत्म हो गया, सेक्शन बंद हो गया। मैं नेक्स्ट सेक्शन में मूव कर गई। अब इससे क्या हुआ, वो जो उसने 3 आंसर अभी 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 रिसेंटली आंसर किए ना, मार्क किए, वो तीनों नेगेटिव में चले गए। नुकसान किसका हुआ, आपका हुआ, है ना। नेगेटिव में आपकी नेगेटिव मार्किंग आ रही है। तो हमें अपने आप में कंट्रोल लाना है कि जो क्वेश्चन आपके सर के ऊपर है, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे हर पेपर में, 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है या मैंने देखा ही नहीं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अब जब पता ही है कि वो आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है, मैंने दूर दूर तक नाम नहीं सुना, तो उसमें रिस्क नहीं लेना है। उसमें जब पता है जाएगा ही नेगेटिव, अब इतने भी भाग्यशाली नियम, चाहे हम कुछ भी करके चले जाएं, कि अपना जो है मतलब कुछ भी कर लो, आप जो भी आप करते हो लकी होने के लिए कि वो दिन मेरा लकी हो, तब भी आप इतने भी भाग्यशाली नहीं हो कि जो भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है उसको भी अगर आप टिक करके आओ विद कॉन्फिडेंस, नहीं मेरा सही जाएगा, है ना। इतना भी लक के भरोसे नहीं खेलना है। क्लियर। सो मेक श्योर रिस्क कहाँ लेना है और स्किप कौन सा क्वेश्चन करना है, और स्किप करने हैं आउट ऑफ 20, पूरे 20 नहीं करना है हमें वहां पे। ठीक है। अभी तक कितने बच्चे हैं जो यहाँ पे ग्रैंड टेस्ट जिन्होंने दिया है, उन लोगों ने पूरे 20 आउट ऑफ 20 हर एक सेक्शन में अटेम्प्ट किए, सबने अटेम्प्ट किया है, स्किप किए, स्किप किए हैं। कितने क्वेश्चन में आउट ऑफ 20 आपने ये ट्राई किया है कि मैं कर सकती हूँ इसे अटेम्प्ट, 3 4। कितने लगे क्वेश्चन हर एक सेक्शन में, 3 4 लगे कि मैं इसमें कोशिश कर सकती हूँ कि मैं सही आंसर तक पहुंच पाऊं, ऐसा हुआ है। ये करना है,
हर सेक्शन में करना है, राइट? तभी आप प्रीलिम्स को अच्छे से क्लियर कर पाओगे। ओके, और घबराना नहीं है, पेपर है, अच्छा जाएगा। सबसे पहले मन को यही बोलते रहो, अच्छा जाएगा, राइट? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना है। एग्जाम के दिन बिल्कुल हंसना नहीं है बहुत ज्यादा, नहीं, बिल्कुल फैक्ट बात है। बिल्कुल एग्जाम के दिन इतना ज्यादा शोकेस नहीं करना है कि मुसीबत अपने ऊपर आ जाए। तो काम रहना है जैसे आप नॉर्मली रहते हो, ओवर ओवर ड्रामा या ओवर कुछ नहीं करना है, नॉर्मल बिल्कुल, है ना? एग्जाम, और एग्जाम से एक दिन पहले रिलैक्स होके जो आपकी नॉर्मल लाइफ है, टाइम से सोना है, लेकिन उस दिन नींद आना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल काम है 1-2 बजे तक नहीं सोना, क्योंकि सर दर्द होगा जब पेपर करने बैठोगे, और वैसे भी स्क्रीन के सामने बैठना है। तो कोशिश करना कि दिन में ना सो एग्जाम से एक दिन पहले, ताकि रात में जो है आपको नींद आने में दिक्कत हो। टाइमली सो जाओ 10 बजे, और अपना नेक्स्ट डे जो भी सेंटर है पहले ही जाके देख लो कहाँ पे है सेंटर, कहाँ पे पड़ा हुआ है। ये सारी चीजें आपको बहुत पहले करनी है। और एडमिट कार्ड सबने निकाल लिया? एडमिट कार्ड अभी आया नहीं है ना? जब एडमिट कार्ड आए प्लीज लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करना। लास्ट मोमेंट पे कोई फोटो स्टेट की दुकान नहीं मिलेगी, और पूरी कायनात इस 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 चीज में लग जाएगी कि तुम्हें फोटो स्टेट की दुकान मिले ही ना, या बारिश हो जाएगी या कुछ हो जाएगा। तो एंड मोमेंट का वेट नहीं करना है। जैसे ही एडमिट कार्ड आए निकाल लेना है, उसको लैमिनेट करा लो। कुछ ज्यादा पैसा ना सोचो अभी, जितने भी 10-15 रुपए लगेंगे लैमिनेट करा के रख लेना। अपना आईडी प्रूफ जो भी वहां पे वैलिड है, जो आई आपका एडमिट कार्ड में नाम है, आपके पेरेंट्स का नाम है, वही आईडी प्रूफ में होना चाहिए। ये मत कर देना कि एडमिट कार्ड में आपका पेरेंट्स का नाम या आपका कुछ और नाम, हल सरनेम भी अगर इधर उधर हुआ ना, एंट्री नहीं लेंगे वो लोग। तो आईडी प्रूफ और एडमिट कार्ड दोनों ही पहले से ही रेडी कर लो, जैसे ही आ जाए एडमिट कार्ड, ठीक है? तो ये चीजें बेसिक बेसिक है। और एंड मोमेंट पे लेट ना पहुंचना, टाइम से पहुंचना, जल्दी पहुंच जाना, कोई दिक्कत नहीं है वहां। जल्दी पहुंच के आराम से जहां भी देखना क्या है क्या नहीं है। तो ये सब चीजें बेसिक हैं जो आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बताती है, और जो करनी है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों की वजह से एग्जाम रह जाएगा, मेहनत रह जाएगी, ठीक है? सो जितना भी हमारा अभी तक ग्रैंड टेस्ट है उनको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है, राइट? सो टुडे आज हमारा रिवीजन सेशन स्टार्ट हो रहा है। हाँ, मॉसबी, साउंडर, स्लिपिन कोड, जो भी बुक है आपके पास, स्पेशली खरीदो मत। अगर नहीं है तो आपका अगर विजन है कि आपको जो है 10.0 देना है, तब आप खरीदो, उस पर्पज से खरीदो। अदरवाइज सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं निकाल लूंगी, तो 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते के लिए किताब मत खरीदो, है ना? अदर आपके पास बहुत सारी पीडीएफ है, टेलीग्राम में पीडीएफ डाउनलोड करके वहां से पढ़ सकते हो। पैसा नहीं लगाओ इतना खरीदने में, बहुत महंगी आती है, ठीक है? तो आज रिवीजन में नर्सिंग फाउंडेशन में हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम असेसमेंट स्केल करने वाले हैं। असेसमेंट स्केल सिर्फ नॉट सेट नहीं, बाकी सब जगह पूछे जाने लग गए हैं। तो असेसमेंट स्केल बेसिक इंफॉर्मेशन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पता होने चाहिए तो हम इजीली उसको आंसर कर पाएंगे। इसके बाद आपके एमसीक्यू डिस्कशन जो आपके स्ट्राइक में नर्सिंग फाउंडेशन के हैं, वो डिस्कस करेंगे। कल के दिन जितना भी हमने पढ़ा है अभी तक नर्सिंग फाउंडेशन में, उसको वन लाइनर फॉर्म में रिवाइज करेंगे। तो ये 2 दिन का हमारा सेशन होगा, आज का और कल का, ठीक है? ये 2 दिन हमारे सेशन रहेगा, 2 दिन में वाइंड अप हो जाएगा नर्सिंग फाउंडेशन। आज असेसमेंट एंड एमसीक्यू, टुमारो वी आर रिवाइजिंग ऑल द टॉपिक्स अलोंग विद कुछ ऐसे छोटे टॉपिक है जो हमने नहीं किए थे, जैसे टॉट हो गया, है ना? नेग्लिजेंस, माल प्रैक्टिस क्या होता है। इसके अलावा हमारे रीस्ट्रेन हमने नहीं पढ़ा, पेशेंट सेफ्टी नहीं पढ़ा, बैंडेजिंग हो गया। तो ये टॉपिक हम कल कवर करेंगे, ठीक है? चलो, असेसमेंट स्केल सबके पास कॉपी नोटबुक है? चलो, सबसे पहला है वीआईपी स्कोरिंग। जल्दी जल्दी बताओ, अब इतना इतना लेट नहीं चलेगा। कहाँ यूज किया हमने विजुअल इन्फ्यूजन फ्लेबाइटिस? आईवी कैनुला। तो हम ये आईवी कैनुला में यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं? क्यों यूज कर रहे थे? ये एक असेसमेंट स्केल है, पेशेंट को आईवी कैनुला लगा है। अब आपको ये जानना है कि मेरे पेशेंट को क्या यहाँ पे रिस्क ऑफ फ्लेबाइटिस है या नहीं है। टू असेस द रिस्क ऑफ फ्लेबाइटिस, असेस द रिस्क ऑफ फ्लेबाइटिस, राइट? आईवी कैनुला में टू असेस द रिस्क ऑफ
फ्लेबाइटिस। फ्लेबाइटिस के रिस्क को असेस करने के लिए आप वीआईपी स्कोरिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे इमीडिएटली अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम हमने कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट पढ़ी थी, वो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, एम्स ने जो गाइडलाइन निकाली है अभी इन्फेक्शन कंट्रोल की, उसके अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन पूछा जाए, आइडियली आईवी कैनुला को कितना फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू एम्स? 70 to 96 hours। या फिर और व्हेन देर इज एनी साइन एंड सिम्टम ऑफ फ्लेबाइटिस। और ये फ्लेबाइटिस का साइन एंड सिम्टम कैसे देखा आपने? वीआईपी स्कोरिंग से देखा आपने, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए हाउ फ्रीक्वेंटली यू आर चेंजिंग द टीपीएन बैग, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन बैग, आंसर विल बी 24 hourly। वेरी गुड। अगर आपसे पूछा जाए हाउ फ्रीक्वेंटली यू आर चेंजिंग द आईवी सेट, intravenous set, how frequently you are changing the intravenous set, yellow sapphire badge? हाँ? देखो, द चेंज इज यहाँ पे 72 hourly आपके एम्स ने बोला है, 24 hourly नहीं है, वो पुराना वाला था। 72 hourly एम्स ने बोला है, राइट, एम्स ने बोला है। बट सीडीसी ने बोला है 96 hourly। और अगर दोनों ही ऑप्शन अगर आपके पास हो तो वी विल गो विथ 72 hourly, क्योंकि एम्स का पेपर है, वो अपनी चीजें मानेगा, सीडीसी की कम मानेगा, राइट। सो 72 hourly इज द टाइम यू हैव टू चेंज आईवी सेट। आईवी सेट सब समझ गए ना? आईवी बॉटल में जो आईवी सेट लगा है, 72 hourly मैक्सिमम पीरियड। लेकिन ये मैक्सिमम पीरियड 72 hourly है, ठीक है, इतने टाइम तक आप यूज कर सकते हो, उसके बाद डिस्कार्ड करना है। कहाँ डिस्कार्ड करेंगे? वेरी गुड। 4 अगर पूछा जाए, एंट्रल फीडिंग बैग, ग्रेविटी फीडिंग बैग, इसको कितना फ्रीक्वेंटली चेंज करना है? 24 hourly। अगर आपको पूछा जाए अलग से कि लिपिड, जो आपके इमल्सिफाइड फैट लिपिड्स होते हैं, उसका ट्रांसफ्यूजन चल रहा था, उसको आपको डिस्कार्ड करना है, तो उसे क्या करोगे? वेरी गुड, उसे हम डिस्कार्ड करते हैं 12 hourly, ठीक है, उसे 12 घंटे में करना है। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट को डिस्कार्ड करना है। अब ये क्वेश्चन दो चीजें होंगे, दो सिनेरियो बेस्ड आएंगे। एक पूछा जाएगा रूटीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन था, रूटीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कौन सा आईवी सेट यूज किया आपने? फिल्टर कौन सा वाला? रूटीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कौन सा आईवी सेट यूज किया? अरे बोलो, ऐसे नहीं चलेगा। रूटीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, द साइज ऑफ आईवी सेट, आईवी कैनुला, आईवी कैनुला। वेरी गुड। 18 गेज, कलर, वेरी गुड, ग्रीन। तो ये हमने आईवी कैनुला यूज किया, 14 नहीं, इट इज 18, राइट, ग्रीन कलर। रूटीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 18 गेज ग्रीन कलर आईवी सेट यूज्ड फॉर रूटीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। रूटीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन आइडियली टाइम फ्रेम 4 घंटा, 4 घंटा हो गया, 4 घंटा से ज्यादा क्यों नहीं करना है? बैक्टीरियल ग्रोथ होने का रिस्क है, इसीलिए 4 घंटे पे खत्म करना है। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि आपने फ्लो रेट सही सेट किया था, लेकिन ड्यू टू सम रीजन ब्लॉक हो गया या क्या हो गया, 4 घंटे तो हो गए बट ब्लड खत्म नहीं हुआ, अब क्या करेंगे? क्या ऑप्शन में देंगे? एज अ नर्स ऑप्शन नंबर 1, उसका फ्लो रेट बढ़ा के पूरा खत्म कर दो। ऑप्शन नंबर 2, स्टॉप कर दो। ऑप्शन नंबर 3, इन्फॉर्म टू द डॉक्टर। ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ द अबव। क्या करेंगे? स्टॉप करेंगे। प्रायोरिटीज, 4 घंटे हो गए, फ्लो रेट नहीं बढ़ाएंगे, ओवरलोड में चढ़ा चला जाएगा। इन्फॉर्म करेंगे बट फर्स्ट यू हैव टू स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन एंड देन इन्फॉर्म टू द डॉक्टर, ठीक है, ताकि आगे का प्रोसेस बता कर सके कि क्या करना है। अब ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट सिर्फ लिखा है कि रूटीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट है आफ्टर द प्रोसीजर, बीटी सेट को कब कितना फ्रीक्वेंटली डिस्कार्ड करना है? 4 hourly। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है पेशेंट इज रिसीविंग अ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफ पैक्ड आरबीसी, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में डेफिनेशन क्या थी मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की? मोर देन 10 यूनिट ऑफ होल ब्लड विद इन 24 आवर, या फिर मोर देन 5 यूनिट ऑफ ब्लड
विद इन 4 आवर, राइट। ये दो डेफिनेशन याद रखना है, जिसमें हमेशा ये रेशियो याद रखो, 1:1:1, राइट। 1 पैक्ड आरबीसी, 1 फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, 1 प्लेटलेट। हम प्लेटलेट को सबसे पहले क्यों नहीं देते? दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन, व्हाई प्लेटलेट इफ इन केस ऑफ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इंस्टेड ऑफ गिविंग द packed RBC, why you will not administer the platelet if patient is having bleeding in hypovolemic shock? सिनेरियो में पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में जा रहा है, टेकीकार्डिया है, हाइपोटेंशन है, ब्लीडिंग हो रही है, तो आप उसे सबसे पहले प्लेटलेट को ट्रांसफ्यूज क्यों नहीं करोगे? वेरी गुड। यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि इस तरीके के क्वेश्चन इस बार पैटर्न एक्सपेक्टेड है आना नॉट सेट में, जहां पे आपसे पूछा जाएगा कि आपने ये एक्शन किया, उसका रीजन क्या था। आपको क्या लग रहा है कि ये एक्शन जो आपने नर्सिंग का किया है, इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा रीजन सही है? तो एक्सपेक्टेड है, इन इन क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहना। प्लेटलेट क्यों नहीं दिया हमने पहले? क्योंकि कोएगुलोपैथी, अगर आप प्लेटलेट दोगे भी तो पेशेंट को फायदा नहीं होगा, है ना। उस टाइम पे जो उसका ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है वो डिरेंज हो रखा है, इसीलिए आप सबसे पहले उसकी वॉल्यूम को एक्सपैंड करो, जो उसकी इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाओ। तो पैक्ड आरबीसी पहले देंगे, फिर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, फिर हम देते हैं उसको प्लेटलेट, राइट। अब क्वेश्चन में पूछा है कि पेशेंट को मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है, पैक्ड आरबीसी चल रहा है, उसको उस आईवी सेट को मैक्सिमम आप कब तक यूज कर सकते हो? उस आईवी बीटी सेट को, सॉरी, वो बीटी सेट को कब तक यूज करेंगे? एक आपने पैक्ड आरबीसी का ट्रांसफ्यूजन दे रहे हो, सेम पैक्ड आरबीसी, उस बीटी सेट से आप सेम बीटी सेट से फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा नहीं दोगे, प्लेटलेट नहीं दोगे, बट पैक्ड आरबीसी दे सकते हो, तो मैक्सिमम कब तक यूज कर सकते हैं? 12 आवरली, मैक्सिमम इन केस ऑफ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर सिर्फ रूटीन पूछा है तो रूटीन में 4 घंटा है, एक बार 4 घंटे हो गए, सब हमने डिस्कार्ड कर दिया। अगर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन पूछा और मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ड्यूरिंग मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन वी कैन यूज अ बीटी सेट विद द सेम प्रोडक्ट, ट्रांसफ्यूजन ऑफ सेम प्रोडक्ट। सेम प्रोडक्ट मतलब इस बीटी सेट से सिर्फ आप पैक्ड आरबीसी दे रहे हो, सेम बीटी सेट से आप एफएफपी और प्लेटलेट नहीं दे सकते, ये याद रखना है। तो अगर आपको यूज करना हो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, मैक्सिमम आप 12 घंटे तक यूज कर सकते हो, नॉट मोर देन 12 आवर। ठीक है, तो ये आपका वन गो में सारी चीजें हैं कि किसको कितना फ्रीक्वेंटली आपने यूज करना है। अब वीआईपी स्कोरिंग इज बेसिकली फॉर आईवी कैनुला टू आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ फ्लेबाइटिस। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी कैनुला इज फ्लेबाइटिस, फ्लेबाइटिस ही होती है। फ्लेबाइटिस मतलब क्या साइन एंड सिम्टम होंगे अगर पेशेंट को फ्लेबाइटिस होगा? वेन में रेडनेस, स्वेलिंग होगी, पेन होगा, एरिथमा विच इज रेडनेस, वार्म टू टच होगा। क्या होगा? वार्म टू टच। और मैनेजमेंट में क्या आएगा? रिसाइट करना। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम? वार्म मॉइस्ट कंप्रेस लगा सकते हैं, वार्म मॉइस्ट कंप्रेस दे सकते हैं ताकि पेन को मिनिमाइज कर सके, और टॉपिकल ऑइंटमेंट लगा सकते हैं एज पर डॉक्टर ऑर्डर। ठीक है, रिसाइट तो आपको करना ही करना है। अब इसमें स्टेजेस होती हैं, स्टेजेस ऑफ फ्लेबाइटिस एंड एडवांस स्टेज ऑफ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, जिसमें हमने 0 to 5 का स्कोर दिया था। लेस लाइकली है कि ये आपसे स्टेजेस पूछी जाए पेपर में। क्वेश्चन अगर आएगा तो दे आर डेफिनेटली गोइंग टू आस्क यू द फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीआईपी, और वीआईपी हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर आपको याद करनी हो ये फुल फॉर्म तो याद कर सकते हो। 30% चांसेस है आए, बट नॉट मोर देन 30% के वीआईपी के अंदर का स्कोरिंग आए। अगर आप पेशेंट के पास जाओगे, उसका आईवी कैनुला हेल्दी है, पेशेंट को पेन तो हो गई, थोड़ा स्लाइट पेन है, तो दैट मीन्स पेशेंट का जो है साइट इज हेल्दी, देर इज नो साइन ऑफ फ्लेबाइटिस। आपको सिर्फ उसकी आईवी साइट क्या करनी है? ऑब्जर्व करनी है। उसके बाद पेन है, और पेन के साथ क्या है? रेडनेस है आईवी कैनुला में। ये क्या है? पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबल साइन है फ्लेबाइटिस का। अगेन यहाँ पे भी सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे क्योंकि अभी फ्लेबाइटिस हुआ नहीं है, स्कोर देंगे 1। अब वो जो रेडनेस थी वो एरिथमा में कन्वर्ट हो गई और इसमें स्वेलिंग आ गई, पेन, रेडनेस बदल गई थोड़ी और डार्क एरिथमा में, और यहाँ पे स्वेलिंग हो गया एरिया में, तो 2 स्कोर दिया। दिस इज अर्ली स्टेज ऑफ फ्लेबाइटिस। अगर आप इसे भी ठीक नहीं करोगे, मतलब रिसाइड नहीं करोगे,
सो टू ऑल द वर्चुअल स्टूडेंट, डोंट वरी, अभी क्या होगा, आपका सेशन जो है ऑफ होगा, स्टॉप होगा, एंड यू आर गोइंग टू एंटर इनटू द न्यू सेशन। सेम सेशन रहेगा, बट आपको शायद वो किसी दूसरा एक लिंक आएगा, उसमें क्लिक करना होगा, राइट? तो 5 या 10 मिनट के लिए हम जो है दोबारा से कनेक्ट करेंगे। दोनों दोनों केस में एम्स ने लिखा है 72 to 96 आवर्स में चेंज करना है, और अगर अगर साइन ऑफ फ्लेबाइटिस है तो करोगे करोगे, वेट नहीं करना है 3 दिन का। साइन स्वेलिंग आ गई, चेंज द आईवी कैनुला, राइट? ओके, सो यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं, एक कवर कर लेते हैं, कहाँ तक पहुंचे थे हम? द अर्ली स्टेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ फ्लेबाइटिस, जिसमें क्या आया था? स्वेलिंग। अगर आपने इस पेशेंट का आईवी कैनुला चेंज नहीं किया तो क्या होगा? जो स्वेलिंग थी ना वो हार्ड हो जाएगी, वो एरिया हार्ड हो जाएगा, इन ड्यूरेशन हो जाएगा। दैट मीन्स पेन, एरिथमा, इन ड्यूरेशन। स्कोर कितना देंगे हम इसको? 3। और यहाँ ये क्या होगा? मॉडरेट मीडियम स्टेज ऑफ फ्लेबाइटिस। अब इसके बाद इसे भी अगर आप ठीक नहीं करोगे, अभी भी आईवी कैनुला चेंज नहीं किया, पेन है, स्वेलिंग, पेन है, एरिथमा है, इंड्यूरेशन है, और जिस वेन में आपने लगाया होगा आईवी कैनुला वो थोड़ी और पाल्पेबल दिखेगी, तो ये क्या हो गया आपका? ये क्या हो गया हमारा? एडवांस स्टेज ऑफ फ्लेबाइटिस, अर्ली स्टेज ऑफ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, जिसे आप 4 स्कोर दोगे। एंड लास्ट में आ जाएगा पेशेंट का इन्फेक्शन सिस्टमिक हो गया, फीवर हो गया। सो पेन है, एरिथमा है, इंड्यूरेशन है, पाल्पेबल वीनस कॉर्ड एंड फीवर। दिस इज एडवांस स्टेज ऑफ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। अगेन जितने भी यहाँ ये वाली जितनी भी थर्ड मॉडरेट से लेके नीचे तक की 3, 4, 5, सब में आपको ट्रीटमेंट भी देना है, रीसाइट कैनुला बदलना है, दूसरी जगह लगाना है, और पेशेंट को ट्रीटमेंट भी कंसीडर करना है। तो ये है आपकी, ये क्या है हमारा? वीआईपी स्कोरिंग, विच इज विजुअल इन्फ्यूजन फ्लेबाइटिस, राइट? अगला जो हमारा स्कोर, अगला जो असेसमेंट टूल है वो है मॉडिफाइड मोर्स फॉल रिस्क असेसमेंट स्केल। ये सारे स्केल लिखने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग ग्रुप पे हो। आई विल बी सेंडिंग द इंटायर पीपीटी, ये पूरी पीपीटी मैं आपको शेयर कर दूंगी, तो हर एक स्केल को मत लिखो, आप सिर्फ उसके की पॉइंट को लिखो, नाम लिखो, क्या क्या पढ़ना है उसमें वो लिख लो। बाकी ये जितनी भी इमेज है ना, मैं आपको आपके ग्रुप पे भेज दूंगी, एंड कोरल बैच आपको भी मिल जाएगा, शैलजा मैम आपको शेयर कर देंगी, ठीक है जी? सफायर बैच को आप ग्रुप में हो ना, वो मैं आपको भेज दूंगी। तो ये मॉर्स फॉल रिस्क असेसमेंट्स डेफिनेटली आप सब लोग ग्रुप पे हो ना, नर्सिंग फाउंडेशन का जो ग्रुप है उसमें, ग्रुप में आई विल बी सेंडिंग। तो मॉडिफाइड फॉल रिस्क, जैसा कि इसका नाम है, फॉल को असेस करने के लिए आप ये असेसमेंट टूल, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्टैंडर्ड और कॉमन जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूजुअली जब आपका पेशेंट आता है एडमिशन होने के लिए, रन रूटीन एडमिशन जब आएगा, तो ऑन एडमिशन हम एक असेसमेंट करते हैं, उस असेसमेंट को क्या बोलते हैं? इनिशियल असेसमेंट। क्या बोलते हैं? इनिशियल असेसमेंट का दूसरा नाम क्या है? कॉम्प्रीहेंसिव असेसमेंट। कर दे मन। कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, राइट? इनिशियल असेसमेंट, जैसे ही पेशेंट हॉस्पिटल में, पहले पेशेंट को कोई कंप्लेन हुआ, चीफ कंप्लेन लेके वो पेशेंट ओपीडी गया, ओपीडी से डॉक्टर ने फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री देखा, डॉक्टर ने बोला कि आपको एडमिट करना पड़ेगा, आप एडमिट हो जाओ, एडमिट करने के बाद ये सारे आपके टेस्ट होंगे और आपकी मेडिसिन चलेगी। पेशेंट गया एडमिशन काउंटर पे बिलिंग किया, एडमिशन स्लिप लिया, एडमिशन स्लिप लेने के बाद उसे सीधे कहाँ भेज दिया? वार्ड में भेज दिया। जब वो पेशेंट वार्ड में गया, है ना, देखो कहानी, हर चीजें जुड़ी हुई है। आपने एक थ्योरी, नर्सिंग थ्योरी भी पढ़ेंगे हम, एक थ्योरी पढ़ी होगी, थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। किसने दिया है ये? बेसिक थ्योरी क्वेश्चन, अभी एक ही क्वेश्चन आया था लास्ट, तो बेसिक थ्योरी क्वेश्चन आएंगे, किसने दिया है? थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, हिल्डिगार्ड पेप्लो ने, लेडी है ये, ठीक है? सो पेप्लो ने ये थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, के इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नर्सिंग स्टाफ और फॉर ऑल द नर्सिंग प्रोफेशनल, वी शुड हैव अ गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद द पेशेंट। अगर आप पेशेंट, ये होता है बाय डिफॉल्ट, जैसे ही पेशेंट एडमिट होता है ना, पेशेंट अपने आप को ज्यादा क्लोज नर्सिंग स्टाफ से पाता है एज कंपेयर टू डॉक्टर, बिकॉज नर्सिंग स्टाफ उसके पास 24 घंटे है, उसे कोई भी दिक्कत होगी नर्सिंग स्टाफ को बताएगा। तो वो जो इंटर एक रेपो होती है, जो आईपीआर होता है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें बिल्ड करना है, राइट? जैसे पेशेंट आपका हॉस्पिटल में आता है, उसके बाद आपको क्या है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग 4 फेज होते हैं, राइट? 4 फेज क्या है? प्री इंट्रैक्शन फेज, पहला फेज है प्री इंट्रैक्शन, दूसरा है ओरिएंटेशन,
तीसरा है वर्किंग, वेरी गुड, और फोर्थ क्या है? टर्मिनेशन, टर्मिनेशन फेज। राइट, तो ये चार फेज होते हैं अकॉर्डिंग टू द इंटरपर्सनल पर्सनल रिलेशनशिप थ्योरी गिवन बाय हिल्डिगार्ड पेप्लो। राइट, कर दे बंद।